दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 517 नंबर का लेक्चर, अगर ध्यान से देखा जाए दोस्तों तो आज हमारा केमिस्ट्री का ये 12वें नंबर का लेक्चर। अब तक 11 लेक्चर मैं आप सभी को दे चुका हूं। 12वें नंबर का लेक्चर ये केमिस्ट्री विषय में हम लोग जो है अटेंड कर रहे हैं और ध्यान देंगे पूरी केमिस्ट्री की जितने भी स्पेशल क्यूज है दोस्तों, जहां से परीक्षा में सवाल बनते हैं, उन सभी सवालों पर हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं। ठीक है, आज हमने केमिस्ट्री में जो टॉपिक चूज किया है वो है ऑक्सीकरण, अपचयन और संयोजकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आपको ये क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, चलिए आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। बहुत लंबी क्लास हमारी नहीं होती है, सिर्फ आधे घंटे की क्लास होती है, ज्यादा नहीं। 30 सवाल मैं लेकर आता हूं और 30 सवाल पर विधिवत डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, तो आप मौका दीजिए और साथ में जुड़े रहिए। आज की क्लास आप देखते हैं तो पूरे 15,500 सवाल आपके कंप्लीट होंगे। 510 तक आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा अगर आज की क्लास आप देखते हैं तो। ठीक है, जैसे बूथ बूथ से घड़ा भरता है उसी तरह से आप लोगों ने 15,000 सवाल इस सीरीज में अभी तक हम लोग जो है कवर कर चुके हैं। ठीक है, यदि आज की क्लास आपको पसंद आए तो निश्चित रूप से आप कम से कम एक बार हमारे पेड कोर्स का डेमो जरूर देखिएगा। देखिए, मैं पेड कोर्स परचेज करने के लिए आपको नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं एक बार डेमो देखिए, पसंद आए तो ज्वाइन कीजिए, नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं, है कि नहीं। लेकिन एक बार डेमो तो देखिए, डेमो का कोई चार्ज नहीं है। स्टडी 91 ऑफिशियल हमारा एप्लीकेशन है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। चलिए सीधे सवालों पर आते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। पहला सवाल दिया है कि किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग होना, ध्यान दीजिएगा, कह रहा कोई ऐसा कोई भी पदार्थ है, यदि उस पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है दोस्तों, संयोग हो रहा है। संयोग का मतलब क्या होता है दोस्तों, संयोग का मतलब होता है मिलन। संयोग का मतलब मिलन। यदि किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है होना, यह क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं उस पदार्थ का ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं, उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होना कहा जाता है। यह आप ऑक्सीकरण जो शब्द है दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे, उस पदार्थ का ऑक्सीकरण कहा जाता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जब किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो दो कंडीशन बन सकते हैं। ठीक है, कितनी कंडीशन बन सकती है, दो कंडीशन। या तो संयोग होगा, ठीक है, और या तो क्या होगा, वियोग होगा। वियोग यानी दूर जाना, संयोग यानी मिलना। तो संयोग किसका होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का संयोग होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का। वियोग किसका होता है दोस्तों, हाइड्रोजन का वियोग होता है। ठीक है, जैसे इसी सवाल में कह दे कि जैसे ऑक्सीजन से संयोग लिखा है, मान लीजिए इसी सवाल को उल्टे तरीके से दे दे कि हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का वियोग। समझ ना, कुल देखिए एग्जामिनर क्या बोलता है। मैंने कहा संयोग, आप एग्जामिनर कह दे मिलन, तो संयोग को ही तो मिलन कहते हैं। एग्जामिनर लिख दे जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है। अब आप कहेंगे नितिन सर, अब ये जुड़ना, संयोग, मिलन, ये सब आपको पता होगा, सब एक ही अर्थ है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है ना। मुद्दा ऑक्सीजन पर फोकस कीजिए कि जुड़ रहा है या हट रहा है, दो ही बात है। जुड़ेगा ऑक्सीजन तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन हटेगा तो भी ऑक्सीकरण ही कहलाएगा। ध्यान देना, दोनों बातें। या इलेक्ट्रॉन त्यागना तो भी ऑक्सीकरण ही कहलाएगा। कई कुल मिला के 4-5 कंडीशन होती। अभी मैंने सिर्फ आपको 2 कंडीशन बताया। अभी आगे और सवाल देखिए, 2 कंडीशन और बताऊंगा, एक साथ बता दूंगा, परेशान हो जाएंगे, कंफ्यूज जाएंगे और समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया ना। अब एक चीज और बता दूं, इसी का अगर उल्टा कर दिया, अभी तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मान लीजिए कह दे कि ऑक्सीजन दूर जा रहा है, हट रहा है, ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। जब ऑक्सीजन का वियोग होगा तो हाइड्रोजन का संयोग होगा। ठीक है, उस कंडीशन में जो आप लिखे हैं पदार्थ का ऑक्सीकरण, वह हो जाएगा पदार्थ का अपचयन। दो ही बात होता है, या तो ऑक्सीकरण या तो अपचयन, बस दोनों एक दूसरे के ठीक अपोजिट होते हैं। इसको आप जान लीजिए, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। आगे सवाल देखो, अपने आप सब समझ में आएगा। अगला सवाल दे रहा है कि किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन का अलग होना, ठीक है, क्या चाहे अलग होना लिख दे, चाहे हटना लिख दे, चाहे दोस्तों वियोग लिख दे, ये सब एक ही बात है। ठीक है, आप ये सब जान गए। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, इसे भी क्या कहते हैं, उस पदार्थ का ऑक्सीकरण ही कहा जाता है। उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होना ही कहा जाता है, जैसा कि आपने पढ़ा है। और 2 ही कंडीशन होती है, क्या क्या होता है दोस्तों, या तो जुड़ेगा या तो हटेगा। ठीक है, या तो जुड़ना या तो हटना। ठीक है,
जुड़ना या फिर हटना। अब जुड़ेगा क्या, तो हमेशा याद रखिएगा ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है, और हाइड्रोजन क्या होता है दोस्तों, हटता है। ये ऑक्सीकरण के केस में मैं बता रहा हूं, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको ना। चलिए अगला सवाल देखिए, वहीं से मैं आपको नई चीजें बता दूंगा। कह रहा किसी पदार्थ का किसी विद्युतीकरण अवयव से संयोग होना। अब यहां पे भी दोस्तों दो कंडीशन लिखिएगा, ठीक है। या तो दोस्तों संयोग होगा, संयोग होगा, चाहे मिलन होगा, चाहे जुड़ना होगा, एक ही बात है ना, संयोग मिलन जुड़ना, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, दूसरा कंडीशन क्या होगा, या तो वियोग होगा या तो हटना होगा, ठीक है, हटना होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा यहां पे आपको ध्यान देना है कि ऋण विद्युतीय अवयव जो है ये जुड़ता है, ऋण विद्युतीय अवयव यानी एलिमेंट जुड़ता है, और धन विद्युतीय अवयव क्या होता है दोस्तों, हटता है, ठीक है। धन विद्युतीय अवयव क्या होता है दोस्तों, हटता है। किस केस में, ऑक्सीकरण वाले केस में, ठीक है। ऑक्सीकरण वाले केस में ही ऐसा होता है। इसको आप याद रखेंगे, जब किस पदार्थ में, जब पदार्थ का ऑक्सीकरण हो, ठीक है। जब पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, उस केस में ऋण विद्युतीय अवयव का संयोग होता है, मिलन होता है, जुड़ता है, और धन विद्युतीय अवयव क्या होता है, वियोग होता है, वो हटता है, दूर जाता है, ठीक है। तो ये अलग होता है। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे, समझ में आ गया। इसी का ठीक उल्टा क्या होता है, अपचयन में होता है, ठीक उल्टा। जो जो लिखा हूं इसका ठीक उल्टा होगा। अभी आगे मैं 3-4 सवाल आपको करा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी इतनी बात समझ में आ गया ना। अब अभी तक जो आपने पढ़ा है, अब मैं उसी को उलटफेर करके कुछ नए सवाल आपको दूंगा ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज होइए। करा किसी पदार्थ में से किसी धन विद्युतीय अवयव का अलग होना, मैंने आपको समझाया था, ठीक है। जुड़ना और हटना, क्या समझाया था, जुड़ना और हटना, ठीक है। जुड़ना में समझाया था कि जो ऋण विद्युतीय अवयव होंगे, ठीक है, जो ऋण विद्युतीय अवयव होंगे वो जुड़ेंगे, लेकिन जो धन विद्युतीय अवयव होंगे वो हटेंगे। और ये किसकी खासियत थी, धन विद्युतीय अवयव होंगे वो हटेंगे, और यहां हटना वाला ही तो पूछ रहा है। देखिए अलग होना यानी हटना, हटने के बारे में पूछ रहा है ना, यानी पुनः आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पदार्थ का ऑक्सीकरण, ठीक है। पदार्थ का जब ऑक्सीकरण होता है दोस्तों, बस उसी केस में क्या होता है, ये धन विद्युतीय अवयव हटता है। यहां सवाल ही कहा था कि कब ये धन विद्युतीय अवयव जो है दोस्तों, ये धन विद्युतीय अवयव जो है ये कब अलग होगा, कब हटेगा, यही आपको पहचानना था। तो जैसा मैंने पीछे बताया कुल 6 कंडीशन, वो आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है। जी हां, इलेक्ट्रॉन त्यागना हमेशा याद रखेगा। यहां पे 2 बातें याद रखेगा, या तो इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा, 2 ही कंडीशन है, ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग किया जाएगा, त्यागना, और या तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा। अगर त्यागा जाए तो हमेशा याद रखेगा यह ऑक्सीकरण के केस में इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है। ग्रहण कब किया जाता है, जब अपचयन होता है, अपचयन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेगा, यहां त्यागने की बात हो रही थी तो पुनः आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण ही आपका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। यह आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब इस चैप्टर से कभी सवाल बनता है ना, अच्छे लोग भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ लिया, देखिए आप ये सोच रहे हैं नितिन सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आपकी बहुत बड़ी भूल है। मैं केमिस्ट्री आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो केवल ये आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये आईना है कि आप भाई सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि हम ऑफिसर बन जाएं, तो आपने हर विषय पढ़ा होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। अब हर विषय पढ़ा है, हर चैप्टर पढ़ा है, तो मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अगर ये सारे जवाब आप दे पा रहे हैं तो मैं मानूंगा कि हाँ केमिस्ट्री विषय जो है आपकी तैयार है। इसी तरह से मैंने 7 विषय पहले पढ़ा, ये हमारा 8वां विषय है केमिस्ट्री हमारा। ये जो हम 15,000 सवाल पहुंचे हैं, ये ऐसे नहीं हुआ है,
ये हमारा 8वां विषय है। मैंने प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास पूरा पढ़ा दिया ऐसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। इसी तरह से पूरा संविधान पढ़ा दिया, पूरा विश्व का भूगोल पढ़ा दिया, पूरा भारत का भूगोल पढ़ा दिया। पढ़ाते पढ़ाते 6 विषय खत्म हो गया। 7वें नंबर पे मैंने पूरा फिजिक्स भी पढ़ा दिया। अब 8वें नंबर पे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 9वें नंबर पे हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, 10वें पे हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। एकदम सिस्टम पूरा सेट है, ठीक है। तो आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। नहीं दे पा रहे हैं इसका मतलब ये विषय तैयार नहीं है, आपको पुनः तैयारी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है किसी पदार्थ के ऑक्सीकरण को और क्या कहा जाता है। ये जो हम बार बार पदार्थ का ऑक्सीकरण करें, इसको क्या और किसी नाम से जानते हैं क्या? बिल्कुल, इसको कहते हैं उपचयन। अपचयन मत कहिएगा, क्या कहते हैं दोस्तों? इसे और क्या कहा जाता है? इसे उपचयन कहा जाता है, ठीक है, उपचयन कहा जाता है। और मैंने आपको क्या समझाया था, ठीक है, कि शुरुआत में कि हमेशा पॉइंट वाइज दोस्तों आप 2 बातें याद रखेंगे। पहला क्या? ऑक्सीजन जुड़ना, ठीक है, ऑक्सीजन यहां पर क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, ठीक है, हाइड्रोजन का हटना, ठीक है। इसी तरह से ऋण विद्युतीय अवयव का जुड़ना, ठीक है, ऋण विद्युतीय अवयव का जुड़ना या धन विद्युतीय अवयव का हटना, ठीक है, धन विद्युतीय अवयव का हटना, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन त्यागना, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन त्यागना, ठीक है। ये जो 5 कंडीशन है, ठीक है, त्यागना या हटना, ये जो 5 कंडीशन है इसको आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से सारे के सारे सवाल बनते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहा जाता है। अपचयन तो उल्टा होता है, ये उपचयन है, उपचयन अपचयन, ठीक है। लेकिन उपचयन ना बोल करके हम लोग ज्यादातर पदार्थ का ऑक्सीकरण शब्द यूज करते हैं। तो ऑक्सीकरण वर्ड आप जरूर याद रखिएगा। ऑक्सीकरण उपचयन अलग अलग नहीं है, यह एक ही है, इसको ध्यान देंगे। और ये 5 पॉइंट दोस्तों आप यहां पे याद रखेंगे ऑक्सीकरण के संदर्भ में, तो कभी भी ऑक्सीकरण से सवाल गलत होने वाला नहीं है, ठीक है। अगले टॉपिक पे चला जाए, टॉपिक मतलब अगले सवाल पर चला जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण या उपचयन ऑक्सीकरण या उपचयन होता है, वह पदार्थ दोस्तों क्या कहलाता है? उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं, क्योंकि उसी का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? उसे ऑक्सीकारक पदार्थ दोस्तों कहा जाता है। ऑक्सीकारक पदार्थ मतलब क्या है? जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। ये तो बहुत साधारण सा सवाल था। कह रहे किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का अलग होना, ठीक है। मैंने आपको ऑक्सीजन का जुड़ना सिखाया था, अलग होना नहीं। और मैंने आपसे कहा था कि विपरीत कंडीशन में उपचयन हो जाता है। तो याद रखिएगा इसे क्या कहा जाता है? इसे पदार्थ का उपचयन नहीं, इसे पदार्थ का अपचयन कहा जाता है। अपचयन में दोस्तों याद रखेंगे, अपचयन कहीं भी दिया हो, जब पदार्थ का अपचयन होता है तो याद रखिएगा यहां पर 2 कंडीशन होती है। क्या होता है दोस्तों? यहां पर अलग होना, ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन अलग कौन होता है दोस्तों? इसके पहले ऑक्सीजन जुड़ रहा था, अब ऑक्सीजन अलग हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन दोस्तों अब जुड़ेगा, ठीक है। तो जुड़ना किसका होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन भागता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। ये कंडीशन किसमें होता है? ये जब पदार्थ का अपचयन होता है या उस कंडीशन में होता है, ठीक है। ये दोनों बातें याद है ना? ये बस इतना सा आप कहानी याद रखिए तो बस सारा काम जो है आप करते हैं, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने से फिर समझ में आने लगता है। कह रहा किसी पदार्थ का हाइड्रोजन से संयोग का मतलब क्या है? संयोग का मतलब है जुड़ना। हाइड्रोजन से जुड़ना क्या कहलाता दोस्तों? फिर वही सवाल कर दिया, ठीक है। क्या कहलाएगा दोस्तों? पदार्थ का अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ का अपचयन कहलाता है। 2 ही तो केस है, या तो ऑक्सीजन इस बार अलग होगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो दोस्तों क्या कहलाएगा? ये पदार्थ का अपचयन कहला जाएगा। ठीक ऑक्सीकरण का उल्टा होता है, ये अपने दिमाग में रखें, ठीक है। देखिए कह रहा किसी पदार्थ का धन विद्युतीय अवयव से संयोग होना, उल्टा हुआ ना। ऑक्सीकरण में ऋण विद्युतीय अवयव का संयोग होता था, धन विद्युतीय अवयव अलग होता था, लेकिन यहां पर उल्टा लिख दिया कि धन विद्युतीय अवयव का संयोग हो रहा है, मतलब जुड़ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर पुनः पदार्थ का अपचयन हो जाएगा, ठीक है।
पदार्थ का अपचयन। और इसमें दो कंडीशन लिख लीजिए, क्या जुड़ता है दोस्तों, जुड़ना या संयोग होना। ठीक है, जुड़ना या संयोग होना किसका, जो धन विद्युतीय अवयव है, जो धन विद्युतीय अवयव है वो जुड़ता है, लेकिन वियोग किसका होता है, या अलग होना, हटना। ठीक है, अलग होना या हटना, यह किसमें होता है दोस्तों, यह ऋण विद्युतीय अवयव की खासियत है। ठीक है, ऋण विद्युतीय अवयव, ठीक है, अवयव की खासियत है। तो यहां पर जुड़ने की बात किया था तो पुनः यह पदार्थ का अपचयन हो जाएगा। ठीक है, एक ही सवाल कैसे एग्जामिनर आपके सामने घुमा डाला के प्रेजेंट करता है, ये आप देखते रहिए। कर किसी पदार्थ में से किसी ऋण विद्युतीय अवयव का अलग होना। ठीक है, देखिए यहां पर अलग तो हो रहा था ऋण विद्युतीय अवयव, तो इसे आप क्या कहते हैं, इसे पदार्थ का अपचयन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, पदार्थ का अपचयन कहा जाता है, जिसके बारे में मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना, अच्छे से आ ही रहा होगा। कह रहा किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि कभी भी इलेक्ट्रॉन को त्यागना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागना, ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है, जबकि अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। जब किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है, उसे पदार्थ का अपचयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अपचयन में हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। ये तथ्य आप याद रखेंगे। देखिए कठिन नहीं है, कोई चीज कठिन आपको पता कब तक लगता है, जब तक आप उसे पढ़ते नहीं, जब तक वो चीजें आपको समझ में नहीं आती। कोई भी चीज जब आपको समझ में आने लगेगी ना तो आसान लगने लगेगी और आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाएगी। अब देखिए केमिस्ट्री जो अभी तक कठिन लगता था, कुछ चीजें केमिस्ट्री में कठिन है, कठिन नहीं है, एक्चुअली हम उसको समझने का प्रयास नहीं करते। थोड़ी सी कठिन चीज देखकर हम भाग जाते हैं, भागना नहीं है। अगर आप भागेंगे तो एग्जाम में यही सवाल आपको परेशान करेगा और एक न एक दिन आपको एहसास होगा कि मैंने जिन चीजों को पढ़ना छोड़ दिया था उन्हीं की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक गया। ठीक है, आप कोई चीज मत छोड़िए, जब तक चीजें नहीं समझ में आती है तब तक पढ़िए। अरे हम लोग इंसान हैं यार, अगर हम लोग चीजों को नहीं समझेंगे तो कुत्ता भैंस बिल्ली समझेंगे क्या। अरे हम इंसान, हम कुछ भी समझ सकते हैं, हमारे पास कैपेसिटी, हमारे पास क्षमता है। दुनिया के सबसे बेहतरीन प्राणी के रूप में दोस्तों हम जाने जाते हैं, हमसे बुद्धिमान इस धरती पर कोई है ही नहीं। फिर आप अपने आप को कमजोर क्यों समझ रहे हैं कि सर समझ नहीं आएगा। अरे कैसे नहीं समझ में आएगा, ये सब इंसानों ने तो बनाया, किसी जानवर ने थोड़ी तैयार किया है। ठीक है, सब समझ में आएगा, बस पहले आप भावना रखिए कि नहीं हमको समझना है। जिस दिन आपके अंदर ये भावना आ जाएगी कि हमें समझना है, उस दिन सब समझ में आने लगेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा जिस पदार्थ का अपचयन होता है, जैसे पिछले वाले सवाल में कहा था कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहा जाता है। पढ़े थे आप ना कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीकारक कहा जाता है। ठीक उसी तरह से कह रहा है जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं, तो जब अपचयन होगा तो उसे अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अपचायक पदार्थ। ठीक है, अपचायक पदार्थ। तो अब आपके सामने पुनः दोनों बातें मैं लिख दे रहा हूं ताकि फिर से एक बार आपको याद हो जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑक्सीकारक, ठीक है, ऑक्सीकारक और अपचायक। ठीक है, अपचायक ये दो चीजें होती हैं। ठीक है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ हो, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ हो, ठीक है, ऑक्सीकरण हुआ हो उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। जिस पदार्थ का अपचयन हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अपचायक पदार्थ कहते हैं। बस ये दो बातें हैं। अब यहीं से सवाल दोस्तों बन जाता है, तो इसको आप समझिएगा। अब यहां से सुनिए नया सवाल। कह रहा जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण तथा अपचयन, कह रहा कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, अब उसे कहा जाता है दोस्तों, देखिए ऑक्सीकरण को हमने पढ़ा था उपचयन। ठीक है, तो अपचय उपचय अभिक्रिया। ठीक है, अब समझिएगा, अब अपचय उपचय को हमने उ को लाके जोड़ दिया तो यहां पर एक शब्द बन जाता है अपचयोपचय। ठीक है, अपचयोपचय, ये संधि
कर दिया, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, अपचयोपचय अभिक्रिया, ठीक है। तो समझिएगा एग्जाम में अपचय उपचय भी दे सकता है या अपचयोपचय दे सकता है, दोनों दे सकता है, या फिर आक्सीकरण अपचय सीधा फीधा लिख दे, जैसे यहां आक्सीकरण दे रहा था ना, आक्सीकरण अपचय अभिक्रिया, ऐसे भी लिख सकता है। भाई उपचय नहीं लिखा गया, उसके जगह सीधा जो आप आक्सीकरण शब्द वही लिखा गया, ठीक है। तो लिख रहा है दोस्तों यहां पर देखिए अगला सवाल दे भी दिया है कि अपचय उपचय जिसे रिडॉक्स कहते हैं उसे और क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे आक्सीकरण अपचय अभिक्रिया, ठीक है, आक्सीकरण अपचय अभिक्रिया भी दोस्तों कहा जाता है। चाहे अपचय उपचय कहिए, चाहे उपचय अपचय कहिए, चाहे अपचयोपचय कहिए, चाहे आक्सीकरण अपचय कहिए, ये सब एक ही बात है। बस घुमा फिरा के एग्जामिनर आपको देख रहा है, आपको टेस्ट कर रहा है कि कितनी चीजें आपने पढ़ रखी है, ठीक है, बस वही ढूंढने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए दोस्तों ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, मैंने आपसे पहले ही कहा कि आज हमारा 8वां विषय, अब तक मैं आपको 7 विषय पढ़ा चुका हूं, जिनमें पूरा प्राचीन इतिहास मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया, पूरा मध्यकालीन इतिहास, पूरा आधुनिक भारत के इतिहास, ये तीनों मैंने पढ़ा दिया पूरे 150 लेक्चर में, पूरे 150 लेक्चर लगा इसको पढ़ाने में। इसी तरह से मैंने पूरा संविधान पढ़ा दिया 80 लेक्चर में, विश्व का भूगोल पढ़ाया 100 लेक्चर में, भारत का भूगोल पढ़ाया 125 लेक्चर में, ठीक है। और अंतिम में दोस्तों हमने फिजिक्स पढ़ाया आपको, ठीक है, ये भी होगा करीब 45 लेक्चर के आसपास है, ठीक है। तो कुल मिला के 7 विषय मैंने आपको पढ़ाया, और 7 विषय को पढ़ाने में पता कितना लेक्चर हो गया, 500, जो आज आप देख रहे हैं ये 557 नंबर है ना, 517 नंबर है, ठीक है, 505 लेक्चर लग गया भाई। 505 लेक्चर में सिर्फ दोस्तों ये 7 विषय में आपको पढ़ाया। इसलिए मैंने यहां लिखा कि कितनी क्लास अब तक पढ़ा चुका हूं, 500 प्लस क्लास में अब तक पढ़ा चुका हूं। 15,000 से अधिक क्वेश्चन, अब 15,000 क्या, आशिक की क्लास आप अटेंड करें तो 15,510 हो जा रहे हैं, 510 सवाल एक्स्ट्रा भी आपने पढ़ लिया। और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सभी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट एक क्लास है। कई बार बच्चे कमेंट करते हैं सर ये किस एग्जाम के लिए, और ये सब्जेक्ट तैयार कर रहे हो, हर एग्जाम में यहां से सवाल बनते हैं, हर एग्जाम में यहां से सवाल बनते हैं। तो बहुत परेशान न होइए, सीधे सवाल देखिए और पढ़िए और देखिए कि कितनी अच्छी हमारी तैयारी है। कह रहा किसी परमाणु या परमाणु समूह पर उपस्थित जो आवेश है, और आवेश कितने होते हैं दोस्तों, या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक या तो शून्य। कितने कितने आवेश होते हैं दोस्तों, आवेश के कितने प्रकार होते हैं बताइए, या तो ऋणात्मक आवेश होगा, ऋणावेश होगा, ठीक है, या तो शून्य आवेश होगा, शून्य आवेश जिसे हम क्या कह देते हैं, उदासीन कह देते हैं, या तो दोस्तों क्या होगा, धनात्मक आवेश होगा, यही होगा ना। इसके अलावा कोई आवेश का, अरे चार्ज जो होता है, ये 3 ही तरह के तो चार्ज होते हैं, इनको समझिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो लिख रहा दोस्तों सवाल कि किसी परमाणु या परमाणु समूह पर उपस्थित जो आवेश है उसे क्या कहते हैं, आवेश के लिए एक शब्द होता है आयन, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, आवेश के लिए एक शब्द होता है आयन, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आयन कहते हैं, ठीक है। आवेश को आक्सीकरण संख्या भी कहते हैं, कहीं लिखिएगा नोट करके, ठीक है, नोट बना के लिखिए, आवेश को आक्सीकरण संख्या भी कहते हैं, ठीक है। आवेश को आक्सीकरण पूछता है सवाल, ठीक है, संख्या भी कहते हैं, ठीक है। आवेश को आक्सीकरण संख्या भी कहा जाता है, यह भी याद रखेंगे, बाकी आपको लिख दिया गया। अब देखिए अगला सवाल करा, किस संख्या का मान जो है शून्य भी हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है, अथवा भिन्नांक हो सकता है। ये किस कंडीशन में होता है दोस्तों, अगर आक्सीकरण संख्या है तो आक्सीकरण संख्या शून्य यानी उदासीन भी हो सकती है, भिन्नांक पूर्णांक धनात्मक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख देंगे दोस्तों, आक्सीकरण 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 संख्या, ठीक है। आक्सीकरण संख्या का मान शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, और भिन्नांक भी हो सकता है। ये और बताया आक्सीकरण क्या है, तो आवेश को ही आक्सीकरण संख्या भी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कहीं पर धनात्मक आवेश है, उसका मतलब क्या है,
उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया या इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया? सोच समझ के बताइएगा। मान लीजिए कहीं पर ऋणात्मक आवेश है तो उसका अर्थ क्या है, और मान लीजिए कहीं पर धनात्मक आवेश है तो उसका अर्थ क्या है। ध्यान दीजिएगा, जब ऋणात्मक आवेश होता है उसका मतलब है परमाणु ने इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया। इसको अलग से लिखिएगा जरा तो, ठीक है। ऋणात्मक आवेश का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है परमाणु ने इलेक्ट्रॉन क्या किया दोस्तों, प्राप्त किया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया, ठीक है। और धनात्मक में क्या होता है, इसका मतलब होता है परमाणु ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को त्यागना ये किसमें होता है दोस्तों, त्यागना यानी खो देना, वो धनात्मक वाले में होता है। ध्यान दीजिएगा, धनात्मक में बच्चा सोचेगा धनात्मक लगता है प्राप्त कर रहा है तब ज्यादा हो गया, ना 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 ना, ये कंफ्यूजन होता है। बच्चा एग्जाम में कैसे सोचता है, परमाणु प्राप्त कर रहा है तो प्लस हो रहा है, तो प्लस को धनात्मक कर, उल्टा कर दिया। अरे जिसके पास, ऐसे समझिए, धनात्मक, जिसके पास ज्यादा पैसा वही तो त्याग करता है। दान कौन करता है, गरीब दान करता है, अमीर दान करता है? अरे गरीब के पास तो अपना रोजी रोटी चलाने भर का पैसा नहीं है, वो कहां से दान करेगा? अमीर लोग दान करते हैं ना, जिसके पास ज्यादा है। ऐसे समझिए, आप उल्टा सोच लेते हैं एग्जाम में, इसी वजह से फंस जाते हैं, ठीक है। तो सवालों को पहले ध्यान से समझिए, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ेंगे तो कहीं भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मेरा नुकसान हो रहा है, सिर्फ फायदा है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। कह रहा मुक्त अवस्था में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? जब यहां लिख दिया मुक्त अवस्था तो दोस्तों शून्य हो जाएगा। मुक्त अवस्था में नहीं तो कोई चार्ज होता ना, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ तो चार्ज होता। मुक्त अवस्था में किसी तत्व के ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होता है दोस्तों? तो इसका मान ही दोस्तों शून्य हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां मुक्त अवस्था लिख दिया, ठीक है। और मुक्त अवस्था की खासियत है, या जब इसका ऑक्सीकरण का मान शून्य हो जाता है, इसकी खासियत है कि परमाणु न इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है न इलेक्ट्रॉन जो है त्याग रहा है, दोनों ही कंडीशन नहीं होती यहां पे। तो ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा परमाणु न तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और दूसरा लिखेगा परमाणु न तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। समझ रहे, दोनों बातें होती हैं, ना तो ग्रहण करता है ना तो त्यागता है। तभी तो दोस्तों यहां कह दिया है कि मुक्त अवस्था में है। तभी दोस्तों यहां पे उत्तर हमारा क्या निकल के आ रहा है कि ऑक्सीकरण का मान क्या है दोस्तों, शून्य है। ये इसीलिए, ठीक है, समझिएगा इस चीज को। आगे देखिए, करा किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा, करा कोई तत्व है उसके एक परमाणु द्वारा, ध्यान दीजिएगा, एक परमाणु द्वारा रासायनिक संयोग में स्थानांतरण या साझे में, स्थानांतरण मतलब देखिए, स्थानांतरण करने का मतलब होता है कोई चीज किसी के यहां शिफ्ट कर देना। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कुर्सी टेबल मेज है, उसको आपने स्थानांतरित कर दिया, मतलब भेज दिया, किसी दूसरे के पास भेज दिया। और साझे का मतलब क्या होता है, कुछ देर तुम पढ़ लो इस पे, कुछ देर हम पढ़ लेंगे, ये होता है साझे। मतलब आपने कुछ समय के लिए दिया, वो आपके पास ही है, बरकरार बना हुआ है, उसको आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा भी इस्तेमाल कर सकता है। तो कह रहा है चाहे रासायनिक संयोग में या तो स्थानांतरण होगा या तो साझे में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनको, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दोस्तों क्या कहा जाता है, इसे संयोजकता कहा जाता है। बैलेंसी का नाम सुना होगा, ये वही बैलेंसी है, संयोजकता। तो इसमें जो प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब जितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया जा रहा है या जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जा रही है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो इन दोनों कंडीशन में याद रखिएगा, ये स्थानांतरण और साझेदारी, ठीक है, किसका हो रहा है दोस्तों? ये इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को ही हम संयोजकता कहते हैं, संयोजकता, ठीक है। इंग्लिश में दोस्तों इसी को वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी की स्पेलिंग हो जाती है VALENCY, ठीक है, वैलेंसी, ठीक है, इसी को वैलेंसी कहा जाता है। तो याद रखेगा, इलेक्ट्रॉन या तो साझा करता है या तो स्थानांतरित होता है इलेक्ट्रॉन, ये आप याद रखेंगे, ये अच्छा पॉइंट हो गया आपके लिए। अगला सवाल देखिए, करा रासायनिक संयोग में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? ठीक है,
ये तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आपने बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसे संयोजकता कहते हैं। उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन हमेशा याद रखिएगा ये परमाणु के सबसे बाहरी कोष में स्थित होते हैं। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों, बाहरी क्यों, अंदर वाले में क्यों नहीं? बाहरी वाले में इसलिए होते हैं क्योंकि उनको स्थानांतरित किया जाना है, उनको स्थानांतरित किया जाना है, वो साझेदारी करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों बाहरी कोष में होते हैं। अंदर वाले कोष में रहते, अंदर वाला कोष भरा है, जो इलेक्ट्रॉन, जो कोष भरा होता है उसके इलेक्ट्रॉन बैलेंस होते हैं, वो कहीं जाते नहीं, स्थानांतरित करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वो एकदम बैलेंस होते हैं। बात को समझिएगा यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करा, संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस कोष में होते हैं उस कोष को क्या कहते हैं? तो अब भैया जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी में हिस्सा लेते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिस कोष में होते हैं उसे संयोजी कोष कहते हैं, इस पूरे प्रक्रिया को संयोजकता कहते हैं। क्या ये सब छोटा मोटा सवाल है? ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, संयोजी कोष। जहां पर ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं कि हम चलेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेंगे, वो संयोजी कोष में ही होते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा इसी कोष के इलेक्ट्रॉन, इसी कोष के इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों इस बात को आप याद रखेंगे। कोई समस्या आपको नहीं ना? अच्छे समझ में आ गया, बहुत बढ़िया यार है। अगर आप इतना समय दे रहे हैं, आधे आधे घंटे का समय दे रहे हैं ना मुझे, तो धीरे धीरे आपका एक एक सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। आगे देखिए, वे परमाणु, अणु या आयन क्या कहलाते हैं जिनके पास कम से कम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है? ठीक है, जोड़ा। युग्म का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? युग्म का मतलब जोड़ा। करा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन जोड़ा होता है, चाहे परमाणु हो, अणु हो, आयन हो, उन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है? जहां पर एक होता है इसे लुईस क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे दो चीज होता है, लुईस अम्ल और लुईस क्षारक। ठीक है, लुईस क्षारक, इसे लेविस बेस भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों? बेस मतलब क्षार होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? लेविस बेस भी कहा जाता है। ऐसे लुईस पढ़ा जाता है, इसे लेविस इंग्लिश में होता है, ये आप याद रखेंगे। करेक्ट, कौन से बेस? बेस का मतलब कहीं पे बेस लिख दिया, BASE, तो बेस का मतलब क्या हो जाता है? क्षार होता है। जिस तरह से एसिड का मतलब अम्ल होता है उसी तरह से बेस का मतलब क्षार होता है। करेक्ट, कौन सा बेस जो है ये क्या होता है? युग्मदाता होता है। हम कह रहे हैं कोई भी बेस हो हमेशा युग्मदाता ही होगा। ठीक है, तो याद रखेगा ये जो लुईस क्षार होते हैं, ठीक है, लुईस क्षार, जिसे लुईस क्षारक भी कहते हैं, ठीक है, यही क्या हो जाता है दोस्तों? ये युग्म दाता होता है, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह सवाल आता है कि कौन से एसिड युग्मग्राही होते हैं? ठीक है, देखिए युग्मदाता से अब युग्मग्राही पर पहुंच गया। ठीक है, लेकिन ये एसिड वाले में होता है, यानी एसिड यानी अम्ल हो जाएगा, तो अब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? लुईस अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुईस अम्ल। ठीक है, लुईस अम्ल। ठीक है, लुईस अम्ल, या फिर इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? लेविस एसिड कहेंगे। ठीक है, लेविस एसिड। ठीक है, एसिड हमेशा युग्मग्राही होता है, ध्यान देंगे, ये हमेशा क्या होता है? ये हमेशा युग्मग्राही होता है। ठीक है, युग्मग्राही होता है। और लेविस बेस जो होता है दोस्तों ये हमेशा युग्मदाता होता है। ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला, दाता मतलब देने वाला। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, युग्म ग्रहण करने वाले को ही क्या कहा जाता है? ग्राही कहा जाता है। ठीक है, तो लिख ही लीजिए ना हो तो। ठीक है, ग्राही का मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला। ठीक है, ग्रहण करने वाला। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? देने वाला, दान देने वाला। ठीक है, दान देने वाला। ठीक है, इसीलिए इसे दाता हमने कहा है। ठीक है, करा किसी परमाणु में विभिन्न
अणु जिन बलों द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं, करा वह कौन सा बल है जिसके द्वारा ये परमाणुओं के बीच का जो विभिन्न अणु है वो बना रहता है, करा उस बल को क्या कहते हैं? ऐसे तो उसे कहा जाता अंतरा आणविक बल। अंतर माने दो के बीच में, आणविक दो अणुओं के बीच में जो बल होता है, या फिर इसे आप रासायनिक बंध पहले कह दीजिए, ठीक है, रासायनिक बंध, ठीक है, रासायनिक बंध। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों? केमिकल बॉन्ड कहा जाता है दोस्तों रासायनिक बंध, या अंतरा आणविक बल भी कह सकते हैं। अरे कोई बात नहीं, आप इसे क्या कह सकते हैं? अंतरा ऐसे लिखे, अंतर आणविक बल, ठीक है, अंतर आणविक बल, ठीक है, अंतर आणविक बल भी दोस्तों इसे कहते हैं। केमिकल बॉन्ड कहिए, रासायनिक बंध कहिए, रासायनिक बॉन्ड कहिए, या फिर अंतर आणविक बल कहिए, ये इसी के द्वारा बंधे होते हैं, ये आप याद रखेंगे। करा रासायनिक बंध जो होते हैं दोस्तों ये कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखेगा इसके कुल 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला होता है विद्युत संयोजी बंध, ठीक है, क्या होता है? विद्युत संयोजी बोले या पहले संयोजी बंध, उप संयोजी बंध, और ठीक है विद्युत संयोजी बंध या विद्युत संयोजी बंध है, सही है, लिख लीजिए, ठीक है, विद्युत संयोजी बंध नाम सुना होगा आपने, ठीक है। दूसरा होता है सहसंयोजी बंध, ठीक है, और उप सहसंयोजी बंध, ठीक है, सहसंयोजी बंध, और क्या होता है? उप सहसंयोजी बंध, ठीक है। ये 3 प्रकार के दोस्तों बंध होते हैं। अगर आपसे कभी पूछे केमिकल बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह के केमिकल बॉन्ड होते हैं। बहुत आसान इनके बारे में समझना। जो विद्युत संयोजी बंध होता है, इसमें एक लाइन की कंडीशन याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, चलिए अभी आगे सवाल देखेंगे तो खुद ही मिलेगा। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी, ठीक है। देखिए कभी भी साझेदारी दे देना तो साझेदारी से जो बंध बनता है ना उसे सहसंयोजी कहते हैं। देखिए इसमें शब्द लिखा है सहसंयोजी, ठीक है। सहसंयोजी जो बंध होता है इसमें हमेशा साझेदारी होती है, लेकिन जो विद्युत संयोजी आपने पढ़ा, जो विद्युत संयोजी बंध आपने पढ़ा, इसमें क्या होता है? पूर्ण स्थानांतरण होता है, ठीक है, पूर्ण स्थानांतरण होता है। किसका? इलेक्ट्रॉनों का। जब परीक्षा में पूछे अगर कि जब इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण होता है तब कौन सा बंध बनता है? तब विद्युत संयोजी बंध बनता है। जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, वही आपने अपना कुर्सी या टेबल और किसी दूसरे दोस्त को गिफ्ट कर दिया, ले जा तू अपने रूम पे ले जा, अब वो अपने रूम पे लेके चला गया था, अब उसे पढ़ पाओगे नहीं। आपने स्थानांतरित कर दिया तो विद्युत संयोजी बंध। जब आपने कमरे में रखकर अपने पार्टनर को दे रहे हैं यूज करने के लिए तो क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में सहसंयोजी बंध हो जाएगा। इसको इस तरह समझिए, अपने भाषा में समझेंगे जल्दी याद होगा, जल्दी दिमाग में जाएगा। केमिस्ट्री वाली भाषा में समझेंगे तो हो सकता है थोड़ा लेट आपके दिमाग में घुसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। करा सहसंयोजक बंध द्वारा कौन से यौगिक बनते हैं, ठीक है। कौन से यौगिक बनते हैं दोस्तों? जो इस सहसंयोजक बंध था। और आपने सहसंयोजक बंध में क्या पढ़ा था दोस्तों? इसमें एक लाइन की बात आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। किसकी? यहां पर हमेशा इलेक्ट्रॉनों की क्या होती दोस्तों? साझेदारी होती है सहसंयोजक बंध में। अपने कमरा का टेबल अपने मित्र को दे रहा हूं, थोड़े समय के लिए यूज कर ले, बस वही सहसंयोजक बंध है। करा इससे कौन सा यौगिक बनता है? तो भैया जब सहसंयोजक है तो इसे हम कहते भी हैं सहसंयोजी यौगिक। क्या कहते हैं? सहसंयोजी यौगिक इसे कहते हैं। कभी कभी दोस्तों इसे अधातुओं का यौगिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधातुओं का यौगिक, ठीक है। क्या कहा जाता है? अधातुओं का यौगिक भी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे, ठीक है, जैसे हमने ले लिया मीथेन। मीथेन में होता है CH4, कार्बन का हाइड्रोजन का 4 अणु वो जुड़ा होता है कार्बन के साथ। तो जब आप इसको ड्रा करते हैं तो इस तरह से ड्रा करते हैं, देखिए ऐसे ड्रा करते हैं, याद होगा आपको, ठीक है। ये हाइड्रोजन का 4 अणु ये एक ही कार्बन के साथ सब बंधे पड़े हैं, ठीक है। तो साझेदारी हुआ कि नहीं? इस तरह से ये मीथेन है। या फिर दोस्तों अमोनिया वगैरह ले लीजिए, अमोनिया मतलब NH3, ठीक है।
अमोनिया ले लीजिए एग्जाम्पल में, अमोनिया, ठीक है। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, ठीक है। अभी नाइट्रोजन के साथ दोस्तों ये हाइड्रोजन के 3 अणु दोस्तों जाके बध जाते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक, NH3। तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों, ये छोटा मोटा एग्जाम्पल है जो आपको मदद कर रहा है इसको समझने में कि कैसे एक ही से अलग अलग। अब देखिए इस H को भी N की जरूरत है, इसको भी और इसको भी, तो सब एक ही N को यूज कर रहे हैं, यही तो साझेदारी है, सब एक ही को। भाई आप 2 मित्र एक कमरे में रह रहे थे, या तो 2 टेबल 2 कुर्सी हो, या तो 1 टेबल 1 कुर्सी और आपस में यूज कर लो, समझो बात को, साझेदारी। हम कह रहे हैं ऐसे नहीं समझ में आएगा, 2 पार्टनर रह रहे हो तो एक ने कुकर खरीद लिया, दूसरे ने कढ़ाई खरीद लिया, दोनों ने कुकर खरीदा होता तो 2 कुकर हो जाए, क्या करोगे 2 कुकर लेके? जब एक साथ रह रहे हो, खाना एक साथ बनाना है तो 2 की क्या जरूरत, साझेदारी, एक से काम चल जाएगा, समझ रहे हैं, यही सहसंयोजी बंध है। इसको इस तरह समझो, हर चीज को समझने का अपना तरीका होता है, ठीक है। करा सहसंयोजक बंध में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दोस्तों क्या कहते हैं? करा सहसंयोजक बंध जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है प्रयुक्त, उसे पीछे तो पढ़ाया था, इसे सहसंयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सहसंयोजकता। अच्छा, इसके कई सारे नाम हैं, हो सकता है कहीं पे सहसंयोजकता दे दे, हो सकता है कहीं पे दे दे साझा युग्म। क्या दे दे? साझा युग्म। युग्म को इंग्लिश में पेयर बोलते हैं, ठीक है, तो और साझा को शेयर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो लिख दे दोस्तों शेयर्ड पेयर, ठीक है, शेयर्ड पेयर, PAIR, शेयर्ड पेयर, ये साझा युग्म हो सकता है। हो सकता है बंधन युग्म दे दे, बॉन्डिंग पेयर, क्या दे सकता है, या फिर बंधन युग्म, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बॉन्डिंग पेयर, बॉन्डिंग पेयर, ठीक है। ये आप याद रखेंगे दोस्तों, ये बहुत अच्छा सवाल है। आगे देखिए, करा सहसंयोजक बंध को और क्या कहा, क्या इसका कोई दूसरा नाम है? ठीक है, ये जो सहसंयोजक बंध है, क्या इसका दूसरा नाम है? इसे आणविक बंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे आणविक बंध भी कहते हैं। सहसंयोजक बंध को आणविक बंध क्यों? क्योंकि यह अणुओं के बीच में होता है और दोनों को बांधे रखता है। अणुओं को बांधे होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? आणविक बंध कहते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा अणुओं को आपस में बांधे रखता है, ठीक है, बांधे रखता है, इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं? आणविक बंध कहते हैं। ये सहसंयोजक बंध का ही दूसरा नाम है, इसको आप जो है ध्यान में रखेंगे। और इसी तरह से दोस्तों आज का हमारा सेशन समाप्त होता है, ठीक है। देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, हमारा जो कोर्स है ना वो हमारे नए एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो गया है, जिसका नाम है स्टडी 91 ऑफिशियल। ये बीच में फोटो लगा होगा, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाके, ठीक है। और सारे के सारे जितने भी मेरे पास कोर्सेज हैं ना, सबके मैंने डेमो दे रखे हैं, ठीक है। एक बार आप डेमो देखिए, डिसाइड कीजिए और क्लास लीजिए, ठीक है। हमारा हिंदी की क्लास बहुत फेमस है दोस्तों, आप हिंदी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हम GS पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप कोई एक विषय को पढ़ लो तो इतना विधिवत पढ़ लो ना कि भारत का कोई भी एग्जाम हो, आपको बार बार वो विषय पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इतना विधिवत पढ़ लीजिए। तो आप एक बार मौका दीजिए, हमारे साथ जुड़िए, कम से कम डेमो देखिए, पसंद आए तो क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। एक चीज और, बहुत सारे बच्चे PDF पूछ रहे थे, सर PDF कहाँ मिलेगा? तो PDF दोस्तों आप जाके डाउनलोड कर लीजिए, वैदिकी एप्लीकेशन या वैदिकी.com वेबसाइट, इस पे चले जाइए, नंबर नोट कर सकते हैं 9026156165, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फ्री वाली क्लास है, फ्री वाली क्लास की सारी PDF दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर ऊपर वाला, ठीक है, इस पे भी आप दोस्तों कॉल कर सकते हैं। कुछ भी आपको जानकारी चाहिए किसी भी तरह की तो आप हमें कॉल कीजिए। किसी वजह से कॉल नहीं पिक हो पाता है तो आप व्हाट्सएप पे एक छोटा सा मैसेज दीजिए, सर हमारी ये समस्या, आप बात कर लीजिए, ठीक है। हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है, जैसे ही फ्री होगी। तो चलिए, सेशन आज का ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।